बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तर स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करते हैं। आज हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म की। चलें अपनी बात को शुरू करते हैं। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म एक फिनोमेनन को कहा जाता है। आइसोमेरिज्म नामी फिनोमेनन उस वक्त मारिज वजूद में आता है जब कभी ऐसा हो कि आपके पास दो कंपाउंड्स या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स। शर्त यह है कि दो कंपाउंड होने चाहिए मिनिमम। दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं या शायद इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर कभी ऐसे हो कि शराइत पहले मेंशन कर लेता हूं, 2 और मोर कंपाउंड्स, एक कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। एन ब्यूटेन ये आइसोमेरिज्म शो नहीं कर रहा जब तक कि आइसोब्यूटेन ना आ जाए। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स ऐसा करें कि दे हैव सेम नंबर, तादाद बराबर होनी चाहिए, एंड सेम काइंड ऑफ एटम्स। अगर कभी ऐसा हो कि दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड्स के अंदर नंबर ऑफ एटम्स एक जितने हो जाएं और काइंड ऑफ एटम्स भी एक जैसी हो जाएं, तो फिर उनमें आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हों, फिजिकली भी और केमिकली भी। यानी कि समरी, थोड़ी सी एलैबोरेटेड डेफिनेशन हमने लिखी। समरी उसकी ये बन रही है कि अगर कभी ऐसे है कि आपके पास दो कंपाउंड या तीन कंपाउंड या चार कंपाउंड आ गए हैं और उन कंपाउंड्स के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एक जितने हैं, जो टाइप ऑफ एटम्स हैं वो एक जितनी हैं, लेकिन जो कंपाउंड बन रहे हैं उनकी आपस में फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती या कई दफ़ा केमिकल प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, तो आप कहते हैं कि ये कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और इस फिनोमिनन को आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अच्छा, आइसोमेरिज्म जो है उसके अंदर हम एक फेमस मिसाल ले लेते हैं और उस मिसाल से फिर आगे की तरफ चलेंगे। देखें जरा कि यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, इस कंपाउंड को एन ब्यूटेन कहा जाता है। चार कार्बन हैं, स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, इसे आप एन ब्यूटेन कह देंगे। और इसके मुकाबले में CH3 CH CH3 CH3, इसे आइसोब्यूटेन कह देंगे। आप देख सकते हैं कि एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में दो कंपाउंड है ये, इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है। इधर दे आर हाइड्रो कार्बन एटम्स दोनों में 4-4 हैं, इधर दे आर हाइड्रोजन एटम्स दोनों में 10-10 हैं। नंबर ऑफ एटम्स भी एक जैसे हैं, काइंड ऑफ एटम्स भी एक जैसी हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और समवट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्टिविटी भी एक जैसी नहीं है। कुछ जगहों पर आइसोब्यूटेन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और इसी तरीके से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी फर्क है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। एक और बात यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ बताना, वो ये कि आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन जो कॉमनली आप याद करते रहे हैं वो ये है कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उन्हें आप कहते हैं कि ये आइसोमर्स हैं। ऐसा होता है, ऐसा सोचा है आपने, ऐसा पढ़ा है आपने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म है सेकेंड ईयर 7th चैप्टर के अंदर जिसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म कहते हैं, उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होता है, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है वो चेंज होती है। तो यहाँ बताना ज़रूरी है कि जो डेफिनेशन कॉमनली हम आइसोमेरिज्म की पढ़ते हैं वो इतनी ज़्यादा जनरलाइज्ड नहीं है, और जनरलाइज्ड करने के लिए ही
मैंने यहाँ पर ज़्यादा बेहतर तौर पर आइसोमेरिज्म को डिफाइन किया है कि आइसोमेरिज्म के अंदर नंबर ऑफ एटम्स सेम हो जाएं, काइंड ऑफ एटम्स सेम हो जाएं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंजिंग आ जाए तो वो 2 या 3 या 4 या 5 कंपाउंड जो हैं वो आपस में एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। आइसोमेरिज्म को अगर हम क्लासिफाई करने जाएं तो काफ़ी ज़्यादा क्लासेस उसकी बनती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर आइसोमेरिज्म की 2 मेन क्लासेस को डिस्कस किया गया है। पहले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आप उसे कह सकते हैं, और दूसरे हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमर्स या जियोमेट्रिक आइसोमर्स। तो पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो उस वक्त ओरिजिनेट होता है जब डिफरेंस इन स्ट्रक्चर ऑफ 2 कंपाउंड्स पाया जाता है। यानी कि 2 कंपाउंड्स हैं, उनके अंदर जो एटम्स की अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाती है, उसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और इसी वजह से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो स्टार्ट होता है। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ओरिजिन है डिफरेंस इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एक कंपाउंड में जो एटम्स लगे हुए हैं उन एटम्स की अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है उसे आप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह देते हैं। अरेंजमेंट में किस तरह से तब्दीली आ सकती है, इस बेस पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आप फर्दर 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। उनमें से पहला बनता है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म उस वक्त नजर आता है जब 2 आइसोमर्स के दरमियान में ओनली डिफरेंस दैट एग्जिस्ट्स इज द डिफरेंस इन चेन लेंथ। डिफरेंस इन चेन लेंथ हो जाएगी तो आप कहेंगे कि ये चेन आइसोमेरिज्म है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की मिसाल दे चुके हैं। एन ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम एक सीधी जंजीर में लगे हुए हैं, जबकि आइसोब्यूटेन में चेन लेंथ में 3 कार्बन है, जबकि चौथा कार्बन जो है वो ब्रांच में लगा हुआ है। तो आप कहेंगे कि ये चेन आइसोमेरिज्म की मिसाल है। एप्लीकेशन के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर हमें सवाल इस तरह देखने को मिलते हैं कि कौन से कंपाउंड के कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। लाइक चेन आइसोमेरिज्म के हवाले से अगर हमें सवाल पूछा जाए तो एक सवाल ऐसे हो सकता है कि नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ पेंटेन आर। ऑप्शंस में 2 हो सकता है, 3, 4, 6। तो चेन आइसोमर्स पेंटेन के कितने हो सकते हैं। अच्छा, चेन आइसोमर्स जो है ना अभी स्टार्ट में है, हम बहुत अर्ली है तैयारी का हिस्सा हमारा, तो इसमें हम ना प्रैक्टिस करेंगे कि हम उन्हें निकाल कर देखें। जब भी कोई सवाल यहाँ पर ही आप जो प्रैक्टिस बुक देख रहे होंगे उसके अंदर जो भी सवाल हैं उनको आपने ना सॉल्व करके देखना है, ऐसे ही गैस नहीं लगा लेना रैंडम। तो उन्हें सॉल्व करें ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। फॉर एग्जांपल पेंटेन जो है इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन एटम हो सकते हैं और वो स्ट्रेट चेन में लगे हो सकते हैं, या फिर ऐसे हो सकता है कि 1, 2, 3, 4 एटम स्ट्रेट चेन में लगे हों, एक ब्रांच आ जाए, तो ये एक और आइसोमर हो गया, चेन आइसोमर है पेंटेन का। और एक ऑप्शन ये है कि 1, 2, 3 एटम स्ट्रेट चेन में आ जाएं और साथ 2 ब्रांचेस आपको मिल जाएं, और कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं बनता। इसकी वजह यह है कि अगर ये कार्बन यहाँ भी लगा होगा इस वाले कार्बन के साथ, तब भी ये आइसोपेंटेन ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि शॉर्ट फॉर्म जो है ना उसमें हम हाइड्रोजन पूरे नहीं करते। पेंटेन है तो हमें पता है कि कार्बन 5 हैं, तो उसके हिसाब से हमने आइसोमर्स बना लिए। यहाँ पर 3 आइसोमर बन रहे हैं, तो आप कहेंगे कि पेंटेन के आइसोमर्स चेन आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स
चेन आइसोमेरिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की ही फर्दर टाइप है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी पेंटेन के 3 हैं और चेन आइसोमर्स भी 3 ही काउंट होंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और बात जरा देख लें कि ऐसा कार्बन, हाईलाइट कर लेते हैं, ऐसा कार्बन जो आगे फर्दर एक कार्बन से जुड़ा होगा, यहाँ पर एल्केन्स की बात हो रही है, आगे जाकर कुछ और बातें भी होंगी लेकिन फिलहाल एल्केन्स की बात चल रही है, हाइड्रोकार्बन्स की ओवरऑल बात चल रही है कि अगर कार्बन फर्दर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप उसे प्राइमरी कार्बन कह देते हैं। 1 के ऊपर नॉट डाल देंगे तो ये हो जाएगा प्राइमरी कार्बन। ऐसा कार्बन जो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हो उसे आप सेकेंडरी कार्बन कह देते हैं, सेकेंडरी कार्बन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसा कार्बन जो कि आगे 3 कार्बन से जुड़ा हो उसे आप टर्शरी कार्बन कहते हैं, और अगर कभी ऐसा हो जाए कि एक कार्बन आगे 4 कार्बन से जुड़ा हो तो उसे आप क्वार्टरनरी कार्बन कह देते हैं। तो 4 तरह के कार्बन जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। तो ये सारे आपके माइंड में होने चाहिए और आपको काउंट भी करने आने चाहिए कि किसी कंपाउंड में कितने प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी या क्वार्टरनरी कार्बन जो हैं वो मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे इस तरह सवाल पूछ लिया जाए कि एक ये स्ट्रक्चर है, जी जनाब, ये स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने ड्रॉ कर दिया और इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें पूछा जा रहा है कि, सवाल लिख लेते हैं, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन्स आर देयर इन द गिवन मॉलिक्यूल। ऑप्शन में 2, 4, 5, 6 ये सारे ऑप्शन आ गए आपके पास। अब हमने अभी जो डिस्कशन की उसके हिसाब से ये बात फाइनल हो चुकी है कि अगर एक कार्बन आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप उसे प्राइमरी कहेंगे, अगर वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है आप उसे सेकेंडरी कहेंगे, अगर वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप उसे टर्शरी कहेंगे, और अगर वो आगे 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो आप उसे क्वार्टरनरी कहेंगे। हमें पूछे गए हैं सेकेंडरी कार्बन्स। सेकेंडरी कार्बन्स जो आगे 2 कार्बन से जुड़े हों, मैं काट देता हूं, ये प्राइमरी है, ये तो नहीं सही, प्राइमरी, टर्शरी, टर्शरी, प्राइमरी, 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 टर्शरी। ये सारे जो मैंने काट दिए हैं वो या तो प्राइमरी थे या टर्शरी थे, इनमें से कोई भी सेकेंडरी नहीं था। सेकेंडरी कार्बन बन रहा है CH2 और CH2। हाइड्रोकार्बन्स में असल में जो CH2 ग्रुप है ना, जाहिर बात है कि CH2 का मतलब है कि कार्बन ने 4 में से 2 बॉन्ड CH2 हाइड्रोजन से बना लिए हैं, तो बाकी दोनों साइड पर वो कार्बन से जुड़ा होगा। हाइड्रोकार्बन्स में CH2 जो है इट इज ए सिंबल ऑफ सेकेंडरी कार्बन। सही हो गई जी बात। CH3 जो है वो जाहिर बात है उसने एक बॉन्ड बनाया होगा, तो CH3 हो तो वो प्राइमरी होता है, CH2 हो हाइड्रोकार्बन में तो वो सेकेंडरी होता है, और अगर CH हो तो वो टर्शरी होता है, और अगर C अकेला हो, चारों तरफ कार्बन हो, तो फिर उसे क्वार्टरनरी कहा जाता है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेन थीम के साथ साथ हमने आपसे डिस्कस की। तो ये था जी चेन आइसोमेरिज्म। होपफुली आप आइडिया जो है वो चेन आइसोमेरिज्म का समझ चुके हैं। अब हम आगे चल रहे हैं और आइसोमेरिज्म आ गया है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, कंपाउंड के अंदर उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। सही है जनाब। यहां पर क्या हो रहा है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म अराइजेज ड्यू टू द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप।
एक ही फंक्शनल ग्रुप है, उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। सही है जनाब। फंक्शनल ग्रुप आमतौर पर ऐसे वाले होते हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म में जो कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। अच्छा, ये जो वर्ड है टर्मिनल, टर्मिनल जो है वो कोने से, एंड से, सिरे से निकला है, इंग्लिश उसकी ट्रांसलेशन है टर्मिनल। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो जो है वो कोने पर आ सकते हैं, जो चेन के आखिर में आ सकते हैं। चेन के आखिर में आने से मैं मुराद यहाँ पर ये ले रहा हूँ कि अगर CH3 CH2 CH2 Cl ये कंपाउंड है तो इसका नाम आप रखेंगे 1-क्लोरो-प्रोपेन। आप इस फंक्शनल ग्रुप को 1 पर रख सकते हैं। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनका नाम 1 दिया जा सकता है वो जो है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। इसके मुकाबले में इसका एक और आइसोमर बना लेते हैं CH CL CH3। इसे आप कह देते हैं 2-क्लोरो-प्रोपेन। आप देख सकते हैं कि 1-क्लोरो-प्रोपेन और 2-क्लोरो-प्रोपेन में जो पेरेंट चेन है वो प्रोपेन ही है, लेकिन जो पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा? टर्मिनल वाला, जो 1 पर भी आ सकता है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। आप कहेंगे कि ये वाला जो आइसोमेरिज्म है इसे पोजीशन आइसोमरिज्म जो है वो कहा जाएगा, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। सही है जी बात। पोजीशनल आइसोमेरिज्म के हवाले से ये आपने बात नोट कर लेनी है। और अब इसके हवाले से एक सवाल भी देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ चलेंगे। जी जनाब, क्वेश्चन नोट कर रहे हैं पोजीशनल आइसोमेरिज्म के हवाले से। तो सवाल ये आ गया फॉर एग्जांपल हमें कि एक CH3 CH2 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 Cl ये कंपाउंड है, और इसके मुकाबले में CH3 CH2 C CH3 CHCl एक ये कंपाउंड है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो नाम है वो एक जैसा नहीं है, और एक जैसा नाम इन दोनों का आपस में नहीं है। तो अब सवाल ये है हमारा जो पूछा गया है वो ये है कि द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय दीज टू कंपाउंड्स, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे से कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। और ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, और A-B। रिलेटिवली ईजियर है। जब आपने पोजीशन आइसोमेरिज्म हल किया हो तो मैंने स्टार्ट करने के लिए एक रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन पुट किया है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें हमें हालात थोड़े डिफरेंट नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप पहले कंपाउंड का नाम रखते हैं, वो बनता है 1-क्लोरो-ब्यूटेन। दूसरे कंपाउंड का नाम रखते हैं तो वो बनता है 2-क्लोरो-ब्यूटेन। 2-क्लोरो-ब्यूटेन और 1-क्लोरो-ब्यूटेन में डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ क्लोरो ग्रुप, और जब पोजीशन डिफरेंट हो जाए तो उसे पोजीशनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और पोजीशनल आइसोमेरिज्म इज ए टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अब यहाँ पर आप डेल्टा ऑप्शन जो है वो टिक कर देंगे। A-B स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की भी ये टाइप है, और ये पोजीशनल आइसोमेरिज्म है बेसिकली। एक और बात यहाँ पर अब हम कर लेते हैं, और हम स्ट्रक्चर जो योग शो कर रहे हैं, ऑप्शन हमारे यही हैं। A और B को हम काट देंगे अभी, और अब की बारी हमारे पास ऑप्शन है CH3 CH2 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 Cl एक ये कंपाउंड है, और इसके मुकाबले में एक ये कंपाउंड है। आप देख सकते हैं कि ये N-ब्यूटाइल क्लोराइड है, जिसे 1-क्लोरो-ब्यूटेन भी कहते हैं। और ये वाला जो कंपाउंड मैंने यहाँ पर लिखा है, ये वाला जो कंपाउंड यहाँ पर लिखा है, इन कंपाउंड का नाम मैं रख दूंगा 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन।
2 पर ही क्लोरो चेन ये सिलेक्ट कर लिया आपने। इस चेन में 2 जो कार्बन है, सेंटर वाला जो कार्बन है वही क्लोरो से जुड़ा हुआ है, वही मिथाइल से जुड़ा हुआ है और टोटल कंपाउंड है प्रोपेन। अब यहां पर हमें सवाल पूछा जा रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दीज कंपाउंड्स, यानी कि 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन ये आपस में किस किस्म का आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और एसी। तो अब यहां पर आपने देखना है, गौर से समझना है कि इन दोनों आइसोमर्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो डिफरेंस है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, वो क्या है। पीछे पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था, आपने उसका नाम रखा 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन। पेरेंट चेन को देखें, नाम खत्म कहां पर हो रहा है, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन इज ए चेन, प्रोपेन इज ए चेन, चेन सेम है, पोजीशन चेंज हो रही है एक ही आइसोमर की। चेन सेम है, पोजीशन चेंज हो रही है एक ही फंक्शनल ग्रुप की, एक ही फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है। आप कहेंगे कि चेन सेम है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो भाई पोजीशनल आइसोमेरिज्म। यहां पर क्या था, 1 क्लोरोब्यूटेन ब्यूटेन चेन है, 2 क्लोरोब्यूटेन ब्यूटेन चेन है। चेन सेम है, अगर चेन सेम है और फिर पोजीशन चेंज हो रही है सेम फंक्शनल ग्रुप की, तो से आप कहते हैं कि ये पोजीशनल आइसोमेरिज्म है। जबकि इस मिसाल में नाम देखें 1 क्लोरोब्यूटेन, लिख लेते हैं, यहां पर है जी ब्यूटेन और यहां पर पेरेंट चेन है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चेन डिफरेंट हो गई। नाम चेन कहां से पता लगता है, पेरेंट चेन एंड पे लिखा होता है नाम के, तो जब आप नाम लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि या तो नाम सेम रहेगा, नाम सेम है मतलब चेन सेम है, चेन सेम है तो चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं हो सकता। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप सेम रह के उसकी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशनल आइसोमेरिज्म। इसके मुकाबले में अगर इसका नाम है ब्यूटेन, इसका नाम है प्रोपेन, तो इनकी तो चेन ही सेम नहीं है। जब चेन सेम नहीं है तो चेन अगर डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस इन चेन लेंथ आ जाए, तो फिर कौन सा आइसोमेरिज्म होता है जी, चेन आइसोमेरिज्म होता है। तो ये बात आपने देख ली, बहुत अच्छा एक नया पॉइंट हमने यहाँ पर रेज किया कि भाई अगर चेन सेम है तो फिर चेन आइसोमेरिज्म नहीं होगा, लेकिन अगर चेन डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, तो फिर तो फंक्शनल ग्रुप की तो बात, पोजीशन की बात ही नहीं ना रहती, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट चेन में डिफरेंट जगह ही लगा हो सकता है। पहली चीज चेन है, चेन देखनी है, चेन आइसोमेरिज्म होगा तो सही है, नहीं होगा तो फिर आप देखेंगे कि पोजिशनल आइसोमेरिज्म है या नहीं। तो जनाब ये फिर बन रहा है चेन आइसोमेरिज्म, लेकिन चेन आइसोमेरिज्म तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है। तो ये चेन आइसोमेरिज्म भी है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी है, यानी कि आप टिक करेंगे कि ये ए और सी दोनों की मिसाल है, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी है, चेन आइसोमेरिज्म भी है। तो ये हो गया जनाब हमारा दूसरा हिस्सा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये जो वर्ड टर्मिनल है इसको माइंड में रखें, ये जो प्रोपेन वाली बात हमने की, पेरेंट चेन की बात की, इसको ध्यान में रखें। अगला आइसोमेरिज्म आ रहा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। आगे चल रहे हैं और बात आ गई है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप की वजह से ओरिजिनेट करेगा। ये टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पहचानना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि आपको स्ट्रेट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं वो नज़र आ रहे होते हैं और आप उन्हें देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म का ओरिजिन मैंने बता दिया, डिफरेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बहुत ही आसान मिसाल आपने काफी बारी देखी होगी, इथाइल अल्कोहल और डाइमिथाइल ईथर, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं।
मैं यहाँ पर एक फहरिस्त भी बना दूं जो कि इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। वो ये है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स, अल्कोहल्स और ईथर्स, ये ऐसे कंपाउंड हैं जो आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये हैं जो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बल्कि इसके अलावा जो बाकी कंपाउंड्स हैं वो यूजुअली फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो है वो शो नहीं करते। तो याद रखना है कि जब भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के हवाले से आपको कोई सवाल आता है तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि अगर इनमें से कोई ग्रुप्स हैं तो फिर उनका ज़्यादा इम्कान है कि वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अच्छा जनाब, अब फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस हवाले से, और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये देखें ज़रा, CH3 CH3 सिंगल डबल बॉन्ड, बल्कि डबल बॉन्ड नहीं करते, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। ये कंपाउंड आ गया हमारे पास। कार्बन की वैलेंसी देख लें, 4 ही है, बिल्कुल सही है, सारा कुछ यहाँ पर सही नजर आ रहा है। इसके मुकाबले में एक और कंपाउंड है, ये लें, ये कंपाउंड चेंज हो रहा है, आइसोमेराइज हो रहा है, और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH2 NH2। अच्छा, ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है, तो उसको कर लेते हैं, फिर वापस इस इंफॉर्मेशन पर आएंगे, इस सवाल पर आएंगे, तो इस सवाल की वर्थ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। जनाब, वो आइसोमेरिज्म जो है वो होता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म किसे कहते हैं? टॉटोमेरिज्म होता यह है कि अगर एक कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सिरे से, एक कोने से, एक हिस्से से, एक पार्ट से एक प्रोटॉन उठकर दूसरी जगह चला जाए, यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन दी मॉलिक्यूल हो जाए, ड्यू टू प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन दी मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रोटॉन ट्रांसफर अगर हो जाए तो फिर जो आइसोमेरिज्म बनता है वो टॉटोमेरिज्म होता है। उसके लिए हम यही मिसाल समझ लेते हैं, फिर इस मिसाल से आगे एक सवाल भी देख लेंगे। ये देखें जरा, इस कंपाउंड में हो ये रहा है कि यहाँ पर CH डबल बॉन्ड NH ये ग्रुप पाया जा रहा है, और इस ग्रुप के साथ एक कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन मौजूद है। अच्छा, अब इस हाइड्रोजन को अगर मैं थोड़ा सा वाजे करके लिखता हूं, ये देखें, इस हाइड्रोजन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। याद होगा आपको हमारा ओरिएंटेशन का लेक्चर, जिसमें हमने कहा था कि एग्जामिनर आपको परेशान करता है कुछ ऐसे सवालों से, कुछ ऐसे फॉर्मूला से जो कि आपने उससे पहले किताब में नहीं देखे होते, और यही सोर्स है उस कंफ्यूजन का, उस परेशानी का, जो हमारे पेपर है उसको मुश्किल बनाती है। तो यहाँ पर आपने बिल्कुल 2 नए मॉलिक्यूल देखे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हो ये रहा है कि ये हाइड्रोजन, ये प्रोटॉन यहां से वो ट्रांसफर हो रहा है विद इन दी मॉलिक्यूल। गौर करें सर, हाइड्रोजन इधर चला गया, NH बन गया NH2, और इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन था, अब नहीं है। हाइड्रोजन गया कैसे है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन H पॉजिटिव। तो ये हुई है जी प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन दी मॉलिक्यूल। इस अमल को क्या कहते हैं? टॉटोमेराइजेशन। और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे टॉटोमर्स। टॉटोमर्स कैसे कंपाउंड होते हैं? जो प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन दी मॉलिक्यूल से बनते हैं। इसके अलावा टॉटोमेरिज्म की एक और मिसाल भी देखी जा सकती है। ये देखें जरा, इसे कहते हैं अमाइनो एसिड। इसमें COOH एसिडिक ग्रुप होता है, अमाइनो बेसिक ग्रुप होता है। तो एसिडिक ग्रुप से बेसिक ग्रुप की तरफ प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, इसे भी टॉटोमेरिज्म कहेंगे।
तो ये भी टॉटोमेरिज्म की ही एक मिसाल है। अच्छा, अब यहाँ पर इस टॉटोमर को मैं 1 कह रहा हूं और इस टॉटोमर को मैं 2 कह रहा हूं। सवाल ये पूछा हमने, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर देयर इन 1 एंड 2। पहले टॉटोमर और दूसरे टॉटोमर में कितने कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। देखें आप कि किस तरह एग्जामिनर इस्तेमाल करता है किसी एक टॉपिक की एक एग्जाम्पल को किसी और टॉपिक की कोई और बात पूछने के लिए। तो बात चल रही थी टॉटोमेरिज्म की, एग्जामिनर ने सवाल यहाँ से फंक्शनल ग्रुप्स का पूछ लिया। तो देखते हैं जरा ऑप्शन क्या है। बोथ हैव 2 functional groups. Both have 1 functional group. One has 1 functional group while 2 has 2 functional groups. और लास्ट में ऑप्शन है 1 has 2 functional groups while 2 has 1 functional group. सही जनाब। तो ये हमने आपके साथ ऑप्शन शेयर कर लिए। ऑप्शंस यहाँ पर कई दफ़ा जो है वो आपको अंदाज़ा हो रहा है कि पढ़कर देखकर हल करने पड़ेंगे। तो मैं स्टार्ट लेता हूँ जनाब कि यहाँ पर किस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। कई दफ़ा अगर ऑप्शंस काफ़ी बड़े हों, काफ़ी मिसलीडिंग टाइप के लग रहे हों, तो आप पहले सवाल को हल करेंगे, खुद से हल करेंगे, खुद से अपनी इंफॉर्मेशन सोचेंगे, ध्यान लगाएंगे कि किस में कितने फंक्शनल ग्रुप या कोई भी चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो कितनी नज़र आ रही है, फिर ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। क्योंकि कई दफ़ा इस तरह के ऑप्शंस जो हैं ये हमें परेशान कर देते हैं और हम जज्ब में गलती करने का यहाँ पर चांस जो है वो ज़्यादा होता है। मैं यहाँ से बात करता हूँ इस कंपाउंड में मुझे कितने फंक्शनल ग्रुप नज़र आ रहे हैं। NH2 जो है इसे अमाइनो फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, सभी जानते होंगे आप। और C डबल बॉन्ड जो है एक और फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 के अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब मैं देखता हूँ 1 के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं। 1 के अंदर फंक्शनल ग्रुप है सिर्फ एक, कौन सा? डबल बॉन्ड NH, इमीन। यहाँ पर गलती नहीं करनी कि डबल बॉन्ड अलग है NH अलग है, ऐसे नहीं है। डबल बॉन्ड NH अकेला एक ही फंक्शनल ग्रुप है और उसे इमीन कहते हैं, इमीनो कहते हैं उन कंपाउंड्स को या जिनमें ये पाया जाता है, इमीनो ग्रुप पाया जाता है। तो यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है। तो आप कह सकते हैं कि पहले वाले टॉटोमर में एक फंक्शनल ग्रुप है जबकि दूसरे वाले टॉटोमर में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं। चार्ली ऑप्शन सही लग रहा है। 1 has 1 while 2 has 2 फंक्शनल ग्रुप्स। ये बात आपने देख ली, तो ये भी एक अच्छी इंफॉर्मेशन थी यहाँ से। अब आगे एक और सवाल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH एंड CH3 C डबल बॉन्ड OH शो आइसोमेरिज्म। ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं? चेन आइसोमेरिज्म या पोजीशन आइसोमेरिज्म या टॉटोमेरिज्म या फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म आप जानते हैं कि वो डबल बॉन्ड वगैरह की वजह से होता है। फिलहाल हमारा वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हमने सिर्फ ऑप्शंस कंप्लीट करने के लिए डाल दिया। सही जवाब हमारा पहले 3 ऑप्शंस में से ही है। तो 2 कंपाउंड्स हैं आपके पास और ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो करते हैं। गौर से देखें ज़रा कि इन 2 कंपाउंड्स में फ़र्क है क्या, तो आपको पता लगेगा कि कुल मिलाकर फ़र्क ये है कि ये ओल या OH अल्कोहल वाला जो H है वो अगर मैं यहां से उठाकर इस कार्बन को दे देता हूं, प्रोटॉन ट्रांसफर कर देता हूं इस कार्बन के पास, तो प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन दी मॉलिक्यूल की वजह से, प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन दी मॉलिक्यूल की वजह से ये H जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा CH3 बन जाएगा। ये C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड इधर आ जाता है, डबल बॉन्ड सिंगल में जाएगा।
यहाँ इसे और थोड़ा सा वाज़ेह कर लेते हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी इसको समझने में, तो मैं लिख लेता हूँ HOCH डबल बॉन्ड CH2। ये लें जनाब, मैंने इसको लिख लिया। इनोल इसे कहते हैं, विनाइल अल्कोहल इसे कहते हैं। और अब मैंने यहाँ से शो किया कि ये डबल बॉन्ड इधर आ गया कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया। देखें क्या बन गया, CH2 और एक हाइड्रोजन CH3, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन गया और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन गया। आप इसे मिलाकर भी लिख सकते हैं, ये सब बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोजन आ गई एसीटल्डिहाइड। तो आपने देखा कि विनाइल अल्कोहल और एसीटल्डिहाइड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। और आइसोमर्स कैसे बन गए, ये प्रोटॉन ट्रांसफर विद इन दी मॉलिक्यूल की वजह से आप इन्हें कहेंगे कि ये हैं टॉटोमर्स, यानी कि ये शो कर रहे हैं टॉटोमेरिज्म। आगे चलते हैं जनाब, मेटामेरिज्म आखिरी रह गया। मेटामेरिज्म को भी देख लें और फिर हम चलेंगे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की तरफ। तो मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, मेटामेरिज्म होता है ड्यू टू द डिफरेंस in position of non-terminal functional group। अगर कभी कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जो टर्मिनल पोजीशन पर ना आ सकता हो, वन पोजीशन पर ना आ सकता हो और उसकी पोजीशन चेंज हो जाए, तो उसे आप कहते हैं कि ये ना जी मेटामेरिज्म जो है वो शो हो गया है। कौन कौन से नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप दुनिया में पाए जाते हैं, इनकी तादाद है 3। कीटोन्स नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं, ईथर्स नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हैं और एस्टर्स भी नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यानी कि ये कभी भी वन पोजीशन पर नहीं आ सकते, ना ईथर वन पर आ सकता है, ना एस्टर वन पर आ सकता है, ना कीटोन वन पर आ सकता है। तो ये सब के सब हमेशा चेन के बीच में ही होते हैं, इसलिए ये हमेशा मेटामेरिज्म शो करने की सलाहियत रखते हैं। सही है जनाब, तो ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मशहूर मिसाल आपने किताब में पढ़ी होगी और वो मिसाल है कि ये जो CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 3 पेंटानोन है जी ये, और ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है 2 पेंटानोन के साथ। 2 पेंटानोन और 3 पेंटानोन में फ़र्क सिर्फ क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हुई है। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है तो उसे पोजीशनल आइसोमेरिज्म आम तौर पर कहा जाता है, लेकिन ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स के लिए कहा जाता है जो कोने पर आ सकते हैं, टर्मिनल पर आ सकते हैं, वन पर आ सकते हैं। ये वन पर नहीं आ सकता, अगर इसकी पोजीशन चेंज होगी तो इसे आप कहेंगे कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, ये मेटामेरिज्म है। तो मेटामेरिज्म जो है वो पोजीशनल आइसोमेरिज्म की ही टाइप होती है, लेकिन उसमें ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स मेटामेरिज्म शो करते हैं जो नॉन टर्मिनल हैं, जो कोने पर नहीं आ सकते। ये 3 मेटामेरिज्म शो करते हैं। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कुछ ऐसे भी हैं जो मेटामेरिज्म कभी शो नहीं करते। उनमें एल्डिहाइड्स सरे फहरिस्त हैं। एल्डिहाइड्स मेटामेरिज्म शो नहीं करते। कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी मेटामेरिज्म शो नहीं करते। कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी मेटामेरिज्म शो नहीं करते। और इसी तरीके से अमाइनो जो कंपाउंड्स होते हैं वो भी मेटामेरिज्म शो नहीं करते। नाइट्राइल्स डेफिनेटली वो भी हैं, उन्हें भी लिख लेते हैं। नाइट्राइल्स भी मेटामेरिज्म शो नहीं करते। तो ये मेटामेरिज्म की कुछ एक्सेप्शंस भी आ गई, और भी हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। 3 लाजमी शो करते हैं, कीटोन्स, ईथर्स, एस्टर्स। 4 शो नहीं करते, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइनो ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स और नाइट्राइल्स जो हैं तो वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। तो ये सारी बातें हो गई जनाब आइसोमेरिज्म की। और कौन से आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अब हमने चलना है सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तरफ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ आइसोमेरिज्म यानी कि जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जिसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, उसकी तरफ आ गए हैं। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में जो कंपाउंड्स ये आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा होता है।
उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी एक जैसा होता है, लेकिन वहां पर डिफरेंस इन स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स पाई जाती है। यानी कि एटम्स की लगने की जो तरतीब है वो डिफरेंट हो जाती है। ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो एक जैसा नजर आता है, लेकिन असल में उसमें कुछ ग्रुप्स कुछ खास पोजीशन पर लगे होते हैं। सही है जनाब। तो ज्योमेट्रिक या सिस्टर्स आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं। ज्योमेट्रिक या सिस्टर्स आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए नंबर 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना बड़ा जरूरी है। मॉलिक्यूल में कोई जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर बॉन्ड मूव ना कर सकते हों। आप जानते हैं, जान चुके हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है लाइक दिस वन, ये एक सिंगल बॉन्ड है अगर, और सिंगल बॉन्ड जो है ना उसमें फ्री रोटेशन होती है। उसको घूमने के लिए बड़ी कम एनर्जी चाहिए और ये एनर्जी माहौल में मौजूद है, इसलिए सिंगल बॉन्ड इज फ्री टू रोटेट। सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जो हैं वो सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो है ना ओपन चेन में वो शो नहीं करते। रिपीट कर रहा हूं, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड ओपन चेन फॉर्म में वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन उनमें नहीं होती बॉन्ड की। बॉन्ड घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है, और इस रोटेशन की वजह से सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड लिख लें अपने पास ओपन चेन लंबी जंजीर की शक्ल में एन ब्यूटेन, एन पेंटेन, एन हेक्सेन, आइसोपेंटेन, आइसोहेक्सेन वगैरह में वो शो नहीं करते जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकती है डबल बॉन्ड में। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखें जरा, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकती है डबल बॉन्ड में, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो सकती है ट्रिपल बॉन्ड में। जब डबल बॉन्ड आता है ना तो डबल बॉन्ड इस तरीके से होता है, इस तरीके से, बल्कि एक और मार्कर भी हम यूज कर लेते हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन में होता यह है कि अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो जो डबल बॉन्ड है ना वो इस तरह आ जाते हैं। मान लें कि इन दोनों सिरों को आप जोड़ दें किसी तार से, तो जब ये मॉलिक्यूल मूव करने की कोशिश करेगा ना तो तार खींचना शुरू हो जाएगी। जो पाई बॉन्ड है ना रिस्ट्रिक्टेड, वो पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बाइस बनते हैं क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते, वो पैरेलल ओवरलैप उन्होंने की होती है, और ये वाली जो ओवरलैप, ये जो मूवमेंट है ना ये रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। माहौल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस बॉन्ड को तोड़ सके, तो इस रोटेशन के रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से आप कहते हैं कि डबल बॉन्ड वालों में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ट्रिपल बॉन्ड वालों में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसी तरीके से एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, हालांकि उनमें सिंगल बॉन्ड है। मिसाल के तौर पर आप ये कंपाउंड देखें साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में कार्बन लगे हुए हैं, और अगर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड इनका मूव करने की कोशिश करे तो रिंग तो क्लोज है, अगर ये कार्बन मूव करेगा तो इसके मूव करने के लिए तो पूरे ये वाले कार्बन को भी उस तरफ आना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो इस तरह करके अगर बंद हो गया मॉलिक्यूल, साइक्लोप्रोपेन देखें, अगर इनमें कोई भी मॉलिक्यूल मूव करना चाहता है तो वो मूव नहीं कर सकता। कोई भी एटम मूव करना चाहता है तो उसका बॉन्ड नहीं मूव कर सकता, क्योंकि वो बाकी फिर वो इस तरह करके तो अजीब सी सिचुएशन हो जाएगी, सारा स्ट्रक्चर ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो याद रख लें कि डबल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ट्रिपल बॉन्ड में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, और एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। ये एक कंडीशन है, अकेली कंडीशन से आइसोमेरिज्म नहीं आ सकता, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये है जियोमेट्रिक या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की, वो ये है कि डिफरेंट ग्रुप्स attachment to the atoms with restricted rotation। ये देखें जरा, ये मैंने बाद में लिख दिया ताकि याद रहे
तो डिफरेंट ग्रुप्स अटैचमेंट टू दी एटम्स विद रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। पहली शर्त क्या है कि एटम्स में रिस्ट्रिक्टेड, मॉलिक्यूल में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आती है डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, एलिसाइक्लिक कंपाउंड से। अगली शर्त जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म की क्या है कि जो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला एटम है उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। कितने? दो ग्रुप्स डिफरेंट लगे होने चाहिए। अगर दोनों ग्रुप्स एक जैसे हैं तो फिर वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मिसाल लेते हैं ये सारी बात को सम अप करने के लिए। देखें जरा, मैं आपके सामने एक मॉलिक्यूल लिखता हूं, कार्बन CH3 CH2 CH2 CH3, ब्यूटेन है जी। क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये शो नहीं कर सकता। अगला मॉलिक्यूल मैं आपके सामने लिखता हूं, मैं कहता हूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, 1 ब्यूटीन है। क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकती है? आप कहेंगे कि जी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, डबल बॉन्ड है, इसमें पहली कंडीशन पूरी होती है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जो एटम्स में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जो एटम्स में डबल बॉन्ड है, ये देखें इस एटम ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इस एटम ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो डिफरेंट 2 ग्रुप्स अटैच होने चाहिए इन कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ भी, इस कार्बन के साथ भी। तो हमें पता लगता है कि जो राइट साइड वाला कार्बन है इसके साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है, दूसरी भी हाइड्रोजन लगी हुई है। ये डिफरेंट 2 ग्रुप्स नहीं हैं, 2 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं हैं, एक ही ग्रुप है, हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे। तो यहाँ पर हालांकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन यहाँ पर एटम्स जो हैं वो एक ही लगे हुए हैं। तो फिर आप कहेंगे कि जनाब ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। एक और मॉलिक्यूल देखते हैं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? आप कहेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ट्रिपल बॉन्ड है। जी हाँ, पहली कंडीशन के हिसाब से तो ये होगा सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करने वाला, लेकिन दूसरी कंडीशन ये है कि जो एटम्स में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उनके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप लगे होने चाहिए। तो यहाँ पर जो कार्बन है उसके साथ सिर्फ एक ही ग्रुप लगा है, क्योंकि वैलेंसी पूरी हो गई है। जब 2 ग्रुप लग ही नहीं सकते, तो यहाँ से मैं फाइनल करता चलूँ कि ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और बेहतर कर लेता हूँ कि कोई भी एल्कीन्स, हालांकि उनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, वो शो नहीं करते सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। याद रख लें, लिखते जाएं इन बातों को। अच्छा, फिर अब हमने एक और मॉलिक्यूल लिख लिया और अब हम मॉलिक्यूल लिख रहे हैं ये वाला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H। इस मॉलिक्यूल का नाम है 2 ब्यूटीन। क्या इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करना चाहिए? तो हम कहेंगे कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। जी हाँ, बिल्कुल है। क्या 2 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं उन एटम्स के साथ जिन्होंने रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रखी हुई है? लाइक ये कार्बन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला है, डबल बॉन्ड वाला है, और दूसरे वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ भी CH3 और H 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, इस कार्बन के साथ भी CH3 और H 2 डिफरेंट ग्रुप हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप हैं, यानी कि ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। और जो कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं उनमें अगर लाइक ग्रुप्स, एक जैसे ग्रुप CH3 CH3 H एक जैसे ग्रुप एक जैसी साइड पर आ जाएं, एक तरफ आ जाएं, तो उसे आप कहते हैं सिस आइसोमर। सिस का मतलब सेम साइड। और अगर ऐसा हो जाए कि ये जो लाइक ग्रुप्स हैं, CH3 है और CH3 है, लाइक ग्रुप्स जो हैं वो ऑपोजिट साइड पर आ जाएं, यहां पर देखें ये ऑपोजिट साइड पर आ गए, तो आप इसे कहेंगे कि ये ट्रांस आइसोमर है। तो सिस और ट्रांस की डेफिनेशन हमने आपके सामने कर दी। लाइक ग्रुप सेम साइड पर हों तो सिस, ऑपोजिट साइड पर हों तो ट्रांस। तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। लिख लेते हैं कि ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, पास पेपर में ये सवाल आया, इससे मिलता जुलता सवाल था, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज की है हमने बस। विच ऑफ दीज कैन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? ऑप्शन देखें जरा, बी ऑप्शन देखें जरा, सी ऑप्शन देखें जरा, डी ऑप्शन देखें। जी,
कौन इनमें से ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? पहली शर्त क्या है? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। हमने कहा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है, तो ये चारों ही एलिसाइक्लिक हैं, यानी कि इनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा ये है कि जिन एटम्स के दरमियान रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उनके पास डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए। मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर सारे CH2 हैं, कोई डिफरेंट ग्रुप नजर नहीं आ रहे। यहाँ पर 3 एटम्स हैं, हर एक का यहाँ पे ना साइक्लोप्रोपेन में 3 एटम्स हैं जी, 3 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स के पास डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे, तो तभी जो है वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। यहाँ बीटा ऑप्शन में देखें तो सिर्फ एक CH3 लगा हुआ है, अकेला CH3 जो है वो काम नहीं कर सकता जब तक 2 डिफरेंट ग्रुप ना लगे हों। डेल्टा में देखें तो एक CH3 एक H, एक जो है ना ये सिर्फ मिसलीडिंग हाइड्रोजन है। असल में आप जानते हैं कि चाहे कोई भी साइक्लो एल्कीन हो उसमें हाइड्रोजन तो होते ही हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन जो है ना मिसलीड करने के लिए एग्जामिनर कई दफ़ा ऐसी ग्रुप वगैरह लगा देता है। तो यहाँ पर अल्फा, बीटा और डेल्टा तीनों में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, लेकिन तीनों में 2 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं लगे हुए जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के बाद दूसरी कंडीशन को फिल करें। जबकि जो चार्ली है उसमें यहाँ पर देखें CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर देखें CH3 लगा हुआ है, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगा होगा, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी लगा होगा। बना रहा हूं, देख लें जरा, स्ट्रक्चर इसका बना रहा हूं CH CH3 CH CH3। देखें जनाब, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने बना दिया, और आप देख सकते हैं कि इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH3 2 ग्रुप, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH3 2 ग्रुप, दोनों कार्बन जिनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है उनके साथ डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। तो आप कहेंगे कि जो चार्ली ऑप्शन है उसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है और उसमें 2 डिफरेंट ग्रुप भी लगे हुए हैं वो एटम्स के साथ जिनमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो फिर वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं, और सवाल ये है कि विच ऑफ दीज कैन शो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ऑप्शन देखें, बहुत ही आसान, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और बेंजीन। हमारी डिस्कशन अभी तक हमें ये बता चुकी है कि एल्केन्स में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होती, इसलिए वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। एल्काइंस में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होती है, लेकिन उनमें 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच करने के लिए कार्बन की वैलेंसी 4 पहले ही पूरी हो जाती है, वो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच ही नहीं कर सकता, इसलिए वो भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। बेंजीन भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, उसकी वजह मैं आपके सामने रख देता हूँ। 3 अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड्स की वजह से हर कार्बन के 3-3 बॉन्ड रिंग के अंदर पूरे हैं और उसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बाहर बनाया होता है, तो जब तक कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप जो है वो नहीं लगेंगे तब तक वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यूजुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो शो नहीं कर सकता। सही है जी बात, तो ये आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, तो फिर बचा कौन? फिर बचे एल्कीन्स। एल्कीन्स हम सीख चुके हैं कि वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई जी कुछ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के साथ आज का हिस्सा हमारा मुकम्मल होता है। काफ़ी डिटेल में हमने आपके साथ बात की, और अगर आपने इन बातों को याद रखा और इन्हें आप प्रैक्टिस करें तो आपको पता लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल बातें हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा मुकम्मल होता है। होपफुली के सारे आइडियाज़ आप तक पहुंच चुके होंगे और कोई भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम।